अवध पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज सेमरी सुल्तानपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10 के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम अपर में संख्याओं का अध्ययन करेंगे। अपर में संख्याएं, कोई संख्या यम अपर में संख्या कहलाती है, कोई संख्या यम अपर में संख्या कहलाती है यदि इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। कोई संख्या यम अपर में संख्या कहलाती है यदि इसे P अपान Q के फॉर्म में या P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। अपर में संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपर में संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपर में संख्या का उदाहरण आप जान सकते हैं √2, √3, √5, √7, √15, √2 अपान √3 या 0.1011, 0111, 011110 डॉट डॉट इत्यादि, क्योंकि आपको ये बताया गया अपर में संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जैसे आप 9th में पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, लेकिन अपर में संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपर में संख्याओं के उदाहरण आपको आना चाहिए। पाई भी एक अपर में संख्या है, पाई एक अपर में संख्या है, पाई एक अपर में संख्या। आपके सिलेबस में यह है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपर में संख्या है या √3 एक अपर में संख्या, √5 एक अपर में संख्या है, √11 एक अपर में संख्या है। तो इसको सिद्ध कैसे करते हैं? विरोधाभास मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना √2 एक अपर में संख्या ना होकर एक परमेय संख्या है। अगर √2 एक परमेय संख्या है तो आप जानते हैं परमेय संख्या की डेफिनेशन वह संख्या है जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। अगर √2 एक परमेय संख्या हुई, ये आप मानते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P अपान Q, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ये परमेय संख्या की डेफिनेशन से लिखा गया। अब ये मान लेते हैं कि P और Q में 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, या ये मान लेते हैं P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अब ये आप मान चुके हैं √2 इक्वल टू P अपान Q, ये दिया गया √2 इक्वल टू P अपान Q। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको मिलेगा P, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 का वर्ग 2, P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल गया 2Q स्क्वायर। इस रिलेशन से स्पष्ट है P स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर, या Q स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि P स्क्वायर विभाज्य है 2 से। P स्क्वायर विभाज्य है 2 से। अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाज्य है, इसका मतलब यह भी होता है कि वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी, अर्थात आप कह सकते हैं अतः P विभाज्य है 2 से। अगर ये यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि P जो है वो 2 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि P विभाज्य है 2 से, मान लेते हैं P इक्वल टू 2R। अगर P 2 से विभाज्य है तो P 2 का मल्टीपल होगा, जहां R भी कोई धन पूर्णांक है, P इक्वल टू 2R। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, P का वर्ग P स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर इम्प्लाई दैट। यहाँ से देखिए आपको पहले से मिल चुका है P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, तो यहाँ आप रख देंगे P इक्वल टू 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को दाएं पक्ष में लाएंगे तो आपको मिल जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर अपान 2, या Q स्क्वायर इक्वल टू
2r²। इस रिलेशन से भी स्पष्ट होता है q² इक्वल टू 2r²। यहाँ से यह स्पष्ट होता है क्योंकि q² का जो रिलेशन मिला है इसमें 2 मल्टीपल में है। यहाँ से आप कह सकते हैं q² विभाज्य है 2 से। अगर q² 2 से विभाज्य है तो q² का वर्गमूल q अर्थात q भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से ये भी स्पष्ट हुआ कि P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है, तो हम निष्कर्ष से यह कह सकते हैं P और Q में 1 के अतिरिक्त एक सार गुणनखंड 2 है, क्योंकि P और Q दोनों 2 से विभाज्य है। इसका मतलब P और Q में 1 के अतिरिक्त, क्योंकि 1 सभी के गुणनखंड में होता है, P और Q में 1 के अतिरिक्त एक सार गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, या जो हमने कल्पना की थी उसका विरोधाभास है। क्योंकि हमने कल्पना की थी कि माना √2 एक अपरमेय संख्या ना होकर एक परमेय संख्या है, अर्थात हमको विरोधाभास मिला है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है और उसके विपरीत दिशा में है या विपरीत है, तो विपरीत का मतलब ये हो गया अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है, सेम यही प्रोसेस करेंगे। पहले आप माना √3 एक परमेय संख्या ना हो, अपरमेय संख्या ना होकर एक परमेय संख्या है, अतः √3 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है, Q0 इक्वल टू 0। पुनः फिर मानेंगे P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं है। फिर यहाँ जहाँ √2 लिखा गया है वही आप √3 लिख देंगे। √3 इक्वल टू √P/Q, √3 फिर वही प्रक्रिया करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप √3 का वर्ग 3 मिल जाएगा। 3 इक्वल टू P²/Q²। ऐसे ही प्रोसेस सॉल्व करेंगे। इसमें जो गुणनखंड आएगा वो 3 आएगा, जो 1 के अतिरिक्त होगा। सेम यही प्रक्रिया, और लास्ट में ऐसे आपको मिल जाएगा कि √3 एक परमेय संख्या ना हो, अपरमेय संख्या ना होकर सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या। अगर आपको ये सिद्ध करना है तो आप मानेंगे माना √3 एक अपरमेय संख्या ना होकर एक परमेय संख्या है, अतः √3 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है और Q0 इक्वल टू 0। माना P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, आप लिखेंगे √3 इक्वल टू, क्योंकि आपको मिल चुका √3 इक्वल टू P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 इक्वल टू P²/Q², या P² इक्वल टू 3Q²। यहाँ से ये स्पष्ट है P² विभाज्य है 3 से, P² विभाज्य है 3 से, अतः P विभाज्य है 3 से। P विभाज्य, चूंकि P विभाज्य है 3 से, माना P इक्वल टू 3R, माना P इक्वल टू 3R, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P² इक्वल टू 9R²। अब P² की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे P² इक्वल टू 3Q², 3Q² इक्वल टू 9R², 9R²। यहाँ से ये लिख सकते हैं Q² इक्वल टू 3R²। इस रिलेशन से यह स्पष्ट होता है Q² विभाज्य है 3 से, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ से यह स्पष्ट निकल रहा है, इस दोनों रिलेशन से यह निष्कर्ष निकल रहा है P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है, अर्थात P और Q में 1 के अतिरिक्त एक सार गुणनखंड 3 है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अर्थात √3 एक अपरमेय संख्या, अर्थात √3 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं √5, √7, √11 एक अपरमेय संख्या है। थैंक यू।